हेलो टिकीज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटी एंड सीएस प्रोजेक्ट टॉपिक्स के बारे में। अगर आप टीवाई में हो या आप टीवाई में जाने वाले हो तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। स्पेशली आईटी के लिए तो एक रहता है, सीएस को शायद सेम 5 एंड सेम 6 में रहता है प्रोजेक्ट्स, और आईटी के लिए सेम 5 में डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन और सेम 6 में इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हमने प्रोजेक्ट टॉपिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स, एंड्रॉयड बेस्ड प्रोजेक्ट्स और IoT AI एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। फिर आता है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट। ऐसा हमने डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पहले डिसाइड करना होगा कि आप किस पे बनाना चाहते हैं। क्या वो एक एप्लीकेशन रहेगा या फिर वो एक वेबसाइट? क्या वो एक डिवाइस रहेगा IoT बेस्ड, या फिर वो एक विंडोज़ या लिनक्स में रन होने वाला कोई एप्लीकेशन होगा? तो ये आपको पहले ही सोचना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जो है वेब बेस्ड प्रोजेक्ट। अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड जानना ज़रूरी है कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड यानी जो आपका एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट रहेगा उसका जो डिज़ाइन का पार्ट रहेगा, एंड बैक एंड में आपका मोस्टली डाटाबेस रहेगा, फंक्शनिंग रहेगा, यानी कि वो क्या परफॉर्म करने वाला है वो आप इसमें डिफाइन करते हैं। जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा उसके लिए फ्रंट एंड रहेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि ये तो लैंग्वेज आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़े ही होंगे। बैकएंड में आता है PHP और MySQL डाटाबेस के लिए बहुत यूज़ होता है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका जो भी लैंग्वेजेस रहेगा वो पहले से आना चाहिए। आप आगे जाके सीख भी सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर टाइम रहेगा, अगर आपके पास टाइम है, स्पेशली आईटी वाले के लिए, आईटी के पास एक सेम रहता है, एक सेम में वो लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हैं और फिर दूसरे सेम में वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप वही प्रोजेक्ट ले जिसका लैंग्वेज आपको आता है, यानी कि आप उस लैंग्वेज को जानते हो अच्छे से। तो लेट्स सी सम टॉपिक्स। PPT में कुछ 10 टॉपिक्स रहेंगे, हर पार्ट के हिसाब से 10 टॉपिक्स दिए हैं। हम टेलीग्राम में 150+ टॉपिक्स का एक PDF फाइल शेयर करेंगे जिसमें स्पेसिफाई करेंगे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। फर्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक वेबसाइट होगा जिसमें आपका जो भी डाटा रहेगा वो स्टोर होगा, फिर प्रोसेस और फिर एनालाइज करने के लिए यूज़ हो सकता है ये वेबसाइट। स्पेशली ये जो गवर्नमेंट रहेगा या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए बहुत यूज़फुल है। इस वेबसाइट का कंट्रोल हॉस्पिटल्स के पास भी हो सकता है और जो प्राइवेट ब्लड बैंक रहेगा उनके पास इसका जो एक्सेस रहेगा, इसमें यानी कि यूज़र एक्सेस वो सबको रहेगा। मतलब अगर कुछ डाटा रिट्रीव करना है, कुछ फाइंड करना है तो वो कर सकते हैं। अभी ये इसमें हम क्या कर सकते हैं या क्या नया कर सकते हैं? जो भी ब्लड डोनर रहेगा, अभी ट्रेडिशनल सिस्टम कैसा रहता है कि आपको अगर ब्लड चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फाइंड आउट करेंगे कि अगर वो ब्लड प्रेजेंट है, वो ग्रुप का ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं ब्लड बैंक में, और अगर नहीं रहेगा तो आपको अपने सोर्सेज के थ्रू भी पता लगाना पड़ता है कि है या नहीं। अगर हमें A पॉजिटिव ब्लड चाहिए तो A पॉजिटिव ब्लड है क्या नहीं, और रेयर केसेस में मिलता नहीं है। बट ये वेबसाइट के थ्रू क्या होगा कि इसमें सब हॉस्पिटल्स का डाटा रहेगा, सब लोग का डाटा रहेगा, सब डोनर्स का डाटा रहेगा, सब रेसिपिएंट जिनको वो चाहिए ब्लड वो अप्लाई कर सकते हैं उस वेबसाइट में। तो वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे रहेगा ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग रहेंगे कि जिन्हें ब्लड चाहिए तो वो ज़्यादा पैसे का लालच दे के वो ले लेते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में ले लेंगे ब्लड, और जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, उसको नहीं मिलता। बट ये वेबसाइट में वैसा नहीं होगा। इसमें परफेक्ट आप क्वांटिटी दे सकते हैं कि कितना ब्लड पैकेट्स आप ले सकते हैं। हाँ, तो ये भी टॉपिक अच्छा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोन मैनेजमेंट सिस्टम। अब
अभी लोन मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट में आप क्या नया कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ है, कोई पूछेगा तो यही पूछेगा। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको लोन चाहिए तो हमको पहले अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो लोग डिटेल्स देखते हैं और अप्लाई करने से पहले वो लोग वो विजिट भी करते हैं एड्रेस में। अगर आप होम लोन ले रहे थे, वो किस होम मतलब किस घर के लिए हम लोन ले रहे हैं, वो उस एड्रेस में है या नहीं, वो सब वो इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ही वो लोन सैंक्शन करते हैं। अब इस वेबसाइट पे हम क्या कर सकते हैं कि हम वो पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे, एप्लीकेंट से लेके वो वेरीफाई होने तक सब प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल रहेगा जहाँ पे वो अपना इनपुट्स दे सकता है, यूज़र डाटा दे सकता है, यूज़र रिलेटेड इनपुट्स वो लेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए भी हम अभी आप समझ सकते हैं कि हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। गूगल मैप्स अपडेट होता ही रहता है, थ्रू गूगल मैप्स भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि वो घर वहाँ पे है कि नहीं, कि वो प्रॉपर्टी वैसा है या नहीं। और हाँ, अगर आपको मैनुअली जाना है तो मैनुअली ऑप्शन भी आप दे सकते हैं, मैनुअली वेरीफाई। फिर आपको यहाँ पे 2 पार्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्लाइंट और एक एडमिन। फिर जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहता है उसमें हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट ये ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। बट आपको एक बात याद रखना है कि इसको सिक्योर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल रहेगा वो आपको पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये सिक्योर कैसे है, इसमें तुमने क्या किया है सिक्योर के लिए। तो आप सिक्योर कैसे करेंगे, इसको एक ऑथेंटिकेशन देंगे, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड, साइन इन, ये सब आप दे सकते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये प्रोसेस में अगर आपने अभी अप्लाई किया तो आपका 1 या 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए सैंक्शन। फिर आपको एक ईमेल आएगा, जो भी यूज़र रहेगा उसको एक ईमेल जाना चाहिए, ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट पोर्टल और नेक्स्ट ई हेल्थ केयर, ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड मेडिकल सब्सक्रिप्शन। सो दोनों भी वेबसाइट थोड़ा सिमिलर लगेगा, लेकिन वेबसाइट में थोड़ा कुछ चेंजेस है। यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फिर अपने जो प्रोग्रेस है कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट से लेके करंट अपॉइंटमेंट जो प्रोग्रेस रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो डॉक्टर रहेगा वो जो बुकिंग स्लॉट्स है उसको एडजस्ट कर सकता है उसके हिसाब से। पेशेंट को अगर समझिए कि एक पेशेंट है कि वो आज अवेलेबल आ नहीं रहा है तो उसके जगह पे दूसरा अलॉट हो जाना चाहिए इस वेबसाइट के थ्रू, और वो करने वाला डॉक्टर रहेगा। अगर एक पेशेंट किसी कारण की वजह से नहीं आ सकता तो वो जो उसका एम्प्टी स्लॉट रहेगा वो अपने आप फिल हो जाना चाहिए, यानी कि वो स्लॉट किसी और को आ जाना चाहिए। अब जो फर्स्ट पेशेंट रहेगा जो नहीं आ रहा है उसको कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं आज नहीं आ रहा, मैं अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसा। सो मल्टीपल डॉक्टर्स रहेंगे अगर कोई भी हॉस्पिटल्स में, तो वो भी इस थ्रू मैनेज हो सकता है, यानी कि पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट इस डॉक्टर के लिए है, ऐसा। तो ये जो बेसिक पोर्टल रहेगा या फिर वेबसाइट रहेगा, ये रिसेप्शनिस्ट जो भी रहेगा वो हैंडल करेगा, जो अपॉइंटमेंट सब देखेगा। यहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स का ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स का भी हो सकता है। अगर डॉक्टर कोई दूसरे हॉस्पिटल से आ रहे हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे, उनको भी वैसे पेशेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं। और इस पोर्टल के अंदर अगर वो पेशेंट को कोई ऑर्गन चाहिए, ट्रांसप्लांट करना है, उसको अगर उसको डोनेशन के लिए रजिस्टर करना है या फिर वो सर्च करना चाहता है ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो भी इस वेबसाइट में अवेलेबल होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या क्या नया नया फीचर्स ऐड कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक टॉपिक दे रहे हैं जो आप रिलेट कर सकें। अब नेक्स्ट वेबसाइट जो है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर कुछ ज़्यादा इशू है, ज़्यादा रहेगा तभी आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। इसमें क्या चेंजेस है कि आप घर बैठे बैठे अपना जो भी छोटी मोटी डिसीजेज रहेंगे वो क्योर कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस भी ले सकते हैं थ्रू ईमेल। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो डॉक्टर और पेशेंट को ऑनलाइन मोड के थ्रू कनेक्ट कर सके। जो भी डाटा रहेगा पेशेंट्स को जो चाहिए वो डॉक्टर ईमेल कर देगा या फिर जो रिसेप्शनिस्ट है वो ईमेल करेगा, और फिर आप जो भी पेशेंट रहेगा वो ईमेल के थ्रू डाउनलोड कर सकता है या फिर सेव कर सकता है वो PDF फॉर्मेट में।
तो यहाँ पे अगर आपको डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ रहेगा या फिर समथिंग फेशियल डिसीज़ है या फिर, तो उसको आप अपना एक पिक लेके अपलोड करेंगे, फिर वो डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर चेक करेगा वो पिक के थ्रू, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सॉल्व हो सकता है, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। और अगर प्रिस्क्राइब वो ऑनलाइन के थ्रू नहीं कर सकता, तो वो आपको बोलेगा कि ऐसे ऐसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अब इस अपॉइंटमेंट को आप जो फर्स्ट एफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट वेबसाइट है उससे आप लिंक कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो अपॉइंटमेंट करना रहेगा वो उस पोर्टल के थ्रू हो सकता है। तो आप ये दोनों प्रोजेक्ट को मर्ज भी कर सकते हैं, और एक चैट बॉक्स भी प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे आप उस डॉक्टर के साथ चैट कर सकते हैं। कोई भी इशू है या फिर कुछ भी आपको प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक बात याद रखना है कि इसमें आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, स्पेशली डॉक्टर साइड के लिए, मतलब जो डॉक्टर के साइड रहेगा और जो भी पेशेंट रहेगा उसके लिए भी। एक ऐसा भी एक दे सकते हैं कि अगर वो न्यू पेशेंट है तो वो न्यू रजिस्टर करेगा, और अगर वो ओल्ड पेशेंट है तो वो लॉगिन करेगा अपने पर्टिकुलर फाइल आईडी से। जो फाइल आईडी आप लेंगे, जो उन लोग को हॉस्पिटल के थ्रू फाइल्स मिलता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आईडी रहता है, तो वो आईडी आप इनको दे सकते हैं, उसके थ्रू भी ये रजिस्टर हो सकता है। क्योंकि वैसे भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर हो जाता है, कोई भी पेशेंट का नेम रहेगा। आपने नोटिस किया रहेगा जब भी हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो हम लोग पहले रजिस्ट्री करवाते हैं अपना। तो फिर आप ऐसे ये दो प्रोजेक्ट को भी मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल प्रोजेक्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोजेक्ट रहेगा, इसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस वेबसाइट में के थ्रू आप सब कुछ कर सकते। डाटा रिपोर्ट जनरेशन से लेके अटेंडेंस तक इस वेबसाइट के थ्रू होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जनरेट होना चाहिए, डिटेल सेव रहना चाहिए, मार्कशीट भी जनरेट होगा इस वेबसाइट के थ्रू। जो भी कॉलेज में ऑफलाइन प्रोसेस होता है उसको आपको बस ऑनलाइन करना है, यानी कि सब कुछ ऑटोमेट करना, और ये हैंडल होगा एडमिन के थ्रू। यहाँ दो वेब आपको करना पड़ेगा, एक एडमिन और स्टूडेंट वेबसाइट, स्टूडेंट साइड। तो जो एडमिन के साइड रहेगा वो वहाँ से वो पोस्ट करता जाएगा, जो ऑटो जनरेटेड मार्कशीट रहेगा वो, फिर अटेंडेंस ये भी पोस्ट होगा, और वो जो स्टूडेंट रहेगा इसको वो PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है या फिर वो व्यू कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको डाटाबेस मस्ट है, डाटाबेस आना ही चाहिए, आप सिर्फ डिज़ाइन करके नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है रिलायबल रियल एस्टेट पोर्टल। रियल एस्टेट होता क्या है, यहाँ पे बाय और सेल या फिर रेंट प्रॉपर्टी का डील्स वगैरह होता है। तो उसको हमको ऑनलाइन कैसे करना है कि वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट के अंदर आपको वो प्लॉट का एक 3D व्यू अवेलेबल होना चाहिए, 3D या फिर 2D व्यू अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपने गूगल अर्थ को देखा रहेगा, गूगल अर्थ में कैसे वो व्यू दिखता है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप कोऑर्डिनेट्स को इसमें स्टोर करेंगे वेबसाइट में। जब वो यूज़र कोऑर्डिनेट्स को क्लिक करेगा प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो वो डायरेक्ट गूगल अर्थ में ओपन होगा, और गूगल अर्थ में ओपन होने पर उसको वो व्यू दिखेगा, मतलब वो एक 3D व्यू दिखेगा, 3D या फिर अपन 2D व्यू भी देख सकते हैं। और यहाँ पे वो जो डीलर रहेगा उसके परफेक्ट प्रोफाइल भी रहेगा, और हम यूज़र्स उसको रिव्यू दे सकते हैं कि ये डीलर है, इसका डीलरशिप अच्छा है, इसने हमसे अच्छे से डील किया है, इसने हमको अच्छे प्रॉपर्टीज़ बताए हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपडेट देना पड़ेगा वेबसाइट में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंट टूरिस्ट गाइड। अभी ये इंटेलिजेंट टूरिस्ट गाइड मतलब क्या हो? जो टूरिस्ट गाइड है हमको तो पता है क्या होता है, लेकिन अगर एक एप्लीकेशन ही एक टूरिस्ट गाइड जैसे बिहेव करेगा तो, यानी कि आप जिस लोकेशन में है आपका एप्लीकेशन उस लोकेशन के बारे में डिटेल्स देगा, मीन्स थ्रू GPS आपको वो ट्रैक करेगा, वो एप्लीकेशन दिखेगा कि आप कौन से स्पॉट में, और अगर स्पॉट के बारे में कुछ डाटा अवेलेबल है या फिर हमने कुछ इनपुट दिया है उस जगह के बारे में, तो वो डिस्प्ले करेगा और इन्फॉर्मेशन देगा, उसका पास्ट हिस्ट्री, करंट चेंजेस मेड, ये सब उस एप्लीकेशन में आप बता सकते हैं। अगर उस लोकेशन के आसपास कोई म्यूज़ियम है या फिर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है या फिर थोड़े दूर में कोई बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, ये आप उस एप्लीकेशन के थ्रू बता सकते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि गूगल मैप्स और इसमें डिफरेंस क्या है,
तो गूगल मैप्स में आपको इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको उसको क्लिक करके या फिर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है गूगल में, लेकिन आपको इस ऐप से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो डाटा को। यानी कि इस एप्लीकेशन में वो डायरेक्टली आपको बताएगा कि इस स्पॉट में यहाँ पे क्या रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, क्या और ट्रैवलिंग मीन्स अवेलेबल है। तो ये आप इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। और स्पेशली इंटेलिजेंट टूरिस्ट गाइड में ऐसा रहना चाहिए कि वो वेबसाइट अगर पीसी से भी व्यू हुआ और मोबाइल फ़ोन से भी व्यू हुआ तो वो जो यूज़र रहेगा वो उससे रिलेट कर सके और रिलाई कर सके, उसको ईजी हो। उसका जो डिज़ाइनिंग है वैसा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन मूवी रिव्यूज़। ये आपने शायद सुना रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए आपको सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा और समझना होगा। आपको पता होगा कि हर मूवीज़ या फिर कोई भी वेब सीरीज़ अगर हम देखते हैं तो हमारे अपने अपने रिव्यूज़ रहते हैं। तो इसका हम लोग को कुछ यूज़ नहीं होगा। इसका किसको यूज़ होगा? जो सिनेमा जो भी इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में, उनको यूज़ हो सकता है कि ताकि वो अपने आने वाले मूवीज़ में चेंजेस कर सके। अगर आप पॉजिटिव रिव्यू देंगे तो वो भी कलेक्ट करेगा डाटा, और अगर आप नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं वो भी डाटा कलेक्ट करेगा। लेकिन ये डाटा एज पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू जाएगा कैसे, ये हमको अपने वेबसाइट के थ्रू एनालाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वेबसाइट बनाया और आपके अंदर एक मूवी पोस्ट हुआ है, कि मतलब मूवी का एक इमेज डाला है, तो इस मूवी के नीचे आप जो भी कास्ट वगैरह, इसका जो भी एक्टर्स वगैरह रहेंगे उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर नीचे आप एक पोल ऐड करेंगे कि इसको आप फीडबैक दो, रिव्यू दो, तो लोग अपना रिव्यू देंगे और कुछ रिव्यू अच्छे रहेंगे और कुछ रिव्यू नेगेटिव रहेंगे। तो हमारा जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है, ये हम अब एनालाइज करेंगे कि ये जो रिव्यू दिया है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, यानी कि वो उसके खिलाफ जा रहा है या उसके साथ ही है, उसके सपोर्ट में है। हम सेंटिमेंटल एनालिसिस को ओपिनियन माइनिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो ओपिनियंस रहेगा उसको वो तराशता है, यानी कि उसको वो चेक करता है, उसको वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके लिए हम लोग अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। मैंने इस वेबसाइट को वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स में डाला है, बट ये आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्राइम प्रेडिक्शन। हमें पता है कि जो क्राइम रेट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो रॉबरी हो या कुछ भी हो, तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कोई एंड नहीं है, नेवर एंडिंग है। अगर हमें प्रेडिक्ट करना है कि इस प्रीवियस डाटा से प्रेडिक्ट करना है कि जो फ्यूचर अपकमिंग क्राइम रेट कितना होगा, क्राइम डिक्रीज़ होगा कि इंक्रीज़ होगा, या फिर परसेंटेज अगर अपने को डिफाइन करना है या प्रेडिक्ट करना है, तो हमें एल्गोरिथम्स यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली के मीन्स एल्गोरिथम है, जो क्राइम ग्रुप्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्लस्टर्स में और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई क्राइम पैटर्न्स को कि ये किस पैटर्न में क्राइम हो रहा है। आपको पता ही रहेगा कि जो क्राइम्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है, वो इस पैटर्न में होता है। उसका कोई हिडन लिंक है क्या प्रीवियस क्राइम से, और अगर लिंक है तो, अगर नहीं है तो हमको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए इस वेबसाइट को थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिस्टम क्राइम को प्रिवेंट कर सकता है, क्राइम होने से रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि क्राइम को ख़त्म ही कर दे। अब वो क्राइम होगा, ये प्रेडिक्ट तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो रोकने का काम ह्यूमंस का है, या फिर जो ह्यूमन एंटिटी है, पुलिस ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये वेबसाइट का एक अच्छा यूज़ हो सकता है। लेकिन ये वेबसाइट भी मशीन लर्निंग में आता है, बट इसको भी वेब बेस्ड में इंक्लूड किया है। ऐसे वेबसाइट्स के लिए आपको लार्ज डाटा सेट्स लगते हैं, पहले क्राइम प्रेडिक्शन के लिए और सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए। तो जो डाटा सेट के लिए आप केगल करके वेबसाइट है, उसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं। आपको ओपन एक्सेस है डाटा सेट्स के लिए। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर डाटा सेट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या फिर टेलीग्राम में डाल दूँगा। नेक्स्ट आता है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये जो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये आजकल बिजनेसेस और गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ करती है। ये एक हाई डिग्री सिक्योरिटी है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रायर है।
जैसे कि अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इम्पोर्टेंट एंटिटी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, डाटा है कोई, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है। मोस्टली गवर्नमेंट जो डाटा रहता है एजेंट्स का, वो बहुत प्राइवेट रखा जाता है और बहुत सिक्योर रहता है। तो वो सिक्योर कैसे रख सकते हैं? वो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। अब हमारे वेबसाइट में हम लोग एक डेमो दे सकते हैं। इसमें आप बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं या फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप वन टाइम पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं या फिर लॉगिन रजिस्टर। आपको अपना वेबसाइट सिक्योर करना है, या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट रहेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट रहेगा या फिर कोई वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म भी रह सकता है। तो ये था वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स। अब अगर आप सोच रहे रहेंगे कि ये तो सिर्फ एक्सप्लेन किया, हम लोग को सोर्स कोड या फिर रेफरेंस कहाँ से ले, ये सब तो बताया ही नहीं, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है तो बताया नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैंग्वेज चॉइस ही आपके ऊपर है, आपको किस लैंग्वेज से करना है। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट रेफ़र करना है तो आप गिटहब के थ्रू कर सकते हैं। गिटहब एक वेबसाइट या फिर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सोर्स कोड को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फीचर्स है उसके अपने। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है अवेलेबल, आप बस उसको एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने इनपुट्स डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एंड्रॉयड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, और स्पेशली वो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, या फिर आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एंड्रॉयड स्टूडियो ही कंपैटिबल है और वो एक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसका जो बैकएंड रहेगा वो जावा और कॉटलिन में रहेगा। कॉटलिन मोस्टली अभी यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन में, गूगल ने इसको सर्टिफाई किया है, तो आप कॉटलिन पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉलेज में जावा सिखाया गया तो आप जावा में कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जावा एंड कॉटलिन मिक्स किया था मेरे प्रोजेक्ट में। आगे के जो एक्सप्लेनेटिव वीडियोस में मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। कम बैक टू द टॉपिक। जो भी फ्रंट एंड रहेगा, यानी कि फ्रंट डिज़ाइनिंग पार्ट रहेगा, वो हम लोग XML से करते हैं। डाटाबेस के लिए SQLite या फिर फायरबेस यूज़ करते हैं। अगर आपको अपना जो भी एप्लीकेशन है वो एक ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन करना है, तो उसका भी जो भी डाटाबेस रहेगा वो क्लाउड में स्टोर होगा, तो इसके लिए हम लोग फायरबेस यूज़ करेंगे। और अगर आपको अपने डाटा को फ़ोन स्टोरेज में सेव करना है तो आप SQLite यूज़ करेंगे। डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत वास्ट है, उसमें बहुत डाटा स्टोर होता है डेली बेसिस में, तो आप फायरबेस ही यूज़ करिए। और अगर बहुत कम डाटा है, ज़्यादा बल्क डाटा नहीं है, तो आप SQLite यूज़ करिए। जावा और कॉटलिन में फ़ायदा है कॉटलिन में कि कॉटलिन का जो कोड रहता है वो बहुत कंपेयर टू जावा बहुत कम रहता है कोडिंग, और इफ़ेक्टिव भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वेराइज जावा में आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस्ड करते हैं, वेराइज जावा में आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करके करते हैं प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट टॉपिक है एंड्रॉयड एंटीवायरस एप्लीकेशन। एक एंटीवायरस एप्लीकेशन क्या करेगा? जो भी एप्लीकेशन में वायरसेस, मैलवेयर है, वनरेबिलिटीज रहेगा, उसको वो इरेडिकेट करेगा या फिर उसको डिलीट करेगा या फिर उसको रिमूव करेगा। और अगर वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, वो पहले चेक करेगा कि कौन से फाइल्स में वो वायरस है या फिर मैलवेयर है, उससे वो उसको क्वारंटाइन करेगा, यानी कि सेपरेट करके रखेगा। और अगर वो बहुत हार्मफुल है या फिर वो फाइल ही बहुत करप्टेड है, तो उसको डिलीट करेगा। ऐसा आपको एप्लीकेशन रेडी करना पड़ेगा। इसमें आपको कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि बाइट कोड डिटेक्शन और पैटर्न मैचिंग, ताकि आप प्रेजेंट कोई मैलवेयर रहेगा तो आप उसको डिटेक्ट कर सके। मोस्टली ये एप्लीकेशन को बनाना, सोचना तो आसान है लेकिन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंड्रॉयड बेस्ड पार्किंग बुकिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी
पार्किंग जोन्स रहता है उसका डाटा रहेगा हमारे पास, पर्टिकुलर लोकेशंस रहेगा अवेलेबल, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, या फिर वो नो पार्किंग जोन है, और अगर अवेलेबल है तो हम उसको बुक कर सकते हैं। एक क्लिक से आपका एक स्लॉट बुक हो जाएगा। जो भी यूज़र रहेगा वो उसके लिए वो बेनिफिट हो रहेगा। यहाँ पे आप वेब बेस्ड भी ऑफ़र कर सकते हो या फिर एक एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर सकते हो, बुकिंग थ्रू वेब बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। और अगर आप वो बुक कर रहे हो तो उसको वो येलो मार्क करेगा, और अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं स्लॉट्स, और अपने हिसाब से आप इसमें डिज़ाइनिंग चेंजेस कर सकते हैं। बस पास विद बारकोड कार्ड स्कैन। अब ये जो एप्लीकेशन रहेगा इसमें क्या हो सकता है, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। पहले तो ये एप्लीकेशन में आप बस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो अगर वो हो जाता है तो आपको पेमेंट करने के बाद आपको अपना बस पास का एक कार्ड मिलेगा, बारकोड कार्ड। इसको बस आपको जो पर्टिकुलर कंडक्टर रहेंगे उनसे स्कैन करवाना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल में ही रहेगा, आपको कोई भी फिज़िकल कार्ड लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में ही आपका सब कुछ हो रहा है, आप क्यों कार्ड लेके फिरे। इसमें जो भी यूज़र ट्रैवल करेगा उसको बस अपना पास को स्कैन करना है, बस पास को स्कैन करना है, और कंडक्टर देखेगा उसका वैलिडिटी कितना है। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू वैलिडिटी भी रिन्यू कर सकते हैं, अपना जो बस पास को रिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसा फीचर दे सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट में, और आगे अगर आपको कुछ और फीचर्स डालना तो आप डाल सकते हैं। बट इसके लिए आपको उस एरिया का जो बस सर्विस रहेगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे वहाँ पे कोई भी कोई भी वैलिडेशन कैसे होता है बस पास का। म्यूज़िक प्लेयर लाइक स्पॉटिफाई और गाना। अब ये जो एप्लीकेशन रहेगा इसमें आप कोई भी मीडिया फाइल फॉर्मेट को आप प्ले कर सकते हैं, अलग अलग फीचर्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप यूट्यूब सेक्शन भी डाल सकते हैं, या फिर फ़ोन स्टोरेज से कोई मीडिया फोल्डर रहेगा या फिर म्यूज़िक फोल्डर रहेगा उसको भी एक्सेस दे सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इट विल एक्ट लाइक स्पॉटिफाई, और या फिर जो गाना ऐप है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रीमियम सर्विस नहीं देंगे। ये एक फ्री यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन रहेगा। अलग अलग फीचर्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि लिरिक्स, ऑफलाइन लिरिक्स भी आप ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए। उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपका यूट्यूब में कोई प्लेलिस्ट है तो उस लिंक को आप कॉपी करके एक नया प्लेलिस्ट इस एप्लीकेशन में आप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका वो सॉन्ग्स स्टोर रहेगा। अगर आप इतने फीचर्स दे रहे हैं तो ये आपको याद रखना है कि आप डाटाबेस क्या यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन दिखता है छोटा सा, लेकिन उसको जो पीछे बनाने की मेहनत रहती है वो कुछ ज़्यादा लगती है। अगर आप एक बार बैठ के एप्लीकेशन कोड करने के लिए, डिज़ाइनिंग तो हो जाता है, लेकिन उसका जो कोड रहता है वो करने में टाइम लगता है। आप एक बार पहले तो चेंजेस होता ही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट करियर एंड पर्सनालिटी प्रेडिक्शन। इस एप्लीकेशन में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर वो स्टूडेंट रहेगा वो अपना डिटेल्स देगा। जो भी स्टूडेंट रहेगा वो अपने डिटेल्स देगा, जैसे कि अपना नेम, कौन से कोर्स में है वो देगा, फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह वगैरह, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेगा वो फिल करेगा। और ये एप्लीकेशन क्या कर सकता है, अब इसको यूज़ करके वो इसको एनालाइज करेगा, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज देखेगा, और वो इसके जो इनपुट्स दिए हुए उसको एनालाइज करके कंपेयर करके एक प्रेडिक्ट करेगा कि आपके लिए ये एक करियर बेस्ट है। तो वो ये एप्लीकेशन सिर्फ प्रेडिक्ट ही नहीं करना चाहिए, ये एप्लीकेशन वो कोर्स के बारे में बताना चाहिए, वो कोर्स के रिलेटेड डाटा भी देना चाहिए, जैसे कि यूडेमी का कोई लिंक रहेगा वो देना चाहिए, या फिर कोई कोर्सेरा का कोई कोर्स रहेगा तो उसका एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जो भी उसका जो ग्रेड्स है या फिर उसके जो भी सर्टिफिकेट्स है उसके हिसाब से वो जॉब रोल देखेगा, कैंडिडेट को वो असाइन करेगा या फिर वो कैंडिडेट को रिकमेंड करेगा। टारगेटेड करियर जो भी रहेगा, जो गोल इसने स्टूडेंट ने डाला है उसके हिसाब से वो कोर्स देखेगा या फिर जॉब्स रिकमेंड करेगा।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट और फैकल्टी डाटा शेयरिंग। इस एप्लीकेशन हम लोग को स्टूडेंट साइड एप्लीकेशन और एडमिन साइड एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ पे जो एडमिन रहेगा या फिर फैकल्टी रहेंगे वो डाटा शेयर कर सकते हैं। पर्टिकुलर बुक्स का डाटा रहेगा या फिर रिजल्ट्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, ये सब वो शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन से वो एक्सेस हो सकता है। टाइम टेबल्स पोस्ट होगा तो वो भी स्टूडेंट इधर से एक्सेस कर सकता है। अगर कुछ नोटिफाई करना है स्टूडेंट्स को, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस रहेगा तो वो उस एप्लीकेशन के थ्रू स्टूडेंट को नोटिफिकेशंस मिल सकता है। अब इस एप्लीकेशन में तो ऐसा होगा कि सब डिपार्टमेंट का एक्सेस हो सकता है, लेकिन आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना पड़ेगा। स्टूडेंट का जो पर्टिकुलर अकाउंट से वो लॉगिन करेगा, इस डाटा के थ्रू उसको वही फाइल्स दिखेगा जो वो डिपार्टमेंट में है। फॉर एग्जांपल अगर वो आईटी डिपार्टमेंट में तो उसको आईटी डिपार्टमेंट रिलेटेड ही डाटा दिखेगा, और बाकी जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड या फिर बीकॉम रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट के डाटा हिडन रहेगा। फैकल्टी को एक्सेस रह सकता है बाकी डॉक्यूमेंट्स या फिर डिपार्टमेंट के डाटा को, बट स्टूडेंट को नहीं रहेगा। तो आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल मैनेजर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ये तो आपको पता ही होगा फाइल मैनेजर क्या काम करता है। मूविंग, शेयरिंग फाइल्स, डिलीटिंग, कॉपिंग और स्टोरिंग और सॉर्टिंग के लिए भी जो ये आपका एप्लीकेशन रहेगा वो एक डुप्लीकेट या फिर आप एक रेप्लिकेशन रह सकता है आपके फ़ोन फाइल मैनेजर का। आप इसमें अलग अलग फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि जो डाटा रहेगा वो डायरेक्टली क्लाउड में स्टोर होगा, नॉट फ़ोन स्टोरेज, डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज। जो भी डाटा आप इस फाइल मैनेजर में मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, स्टोर करेंगे, वो सब कुछ क्लाउड में स्टोर होगा और आप एक्सेस इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। वैसे इस एप्लीकेशन का बहुत यूज़ होगा क्योंकि फ़ोन स्टोरेज बहुत बढ़ जाता है, कुछ कैचेस की वजह से रहेगा या फिर टेम्प्ट फाइल्स की वजह से रहेगा, कैचेस की वजह से रहेगा या फिर लॉग फाइल्स की वजह से रहेगा। इससे आपका स्टोरेज बढ़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो इस एप्लीकेशन यूज़ करके जो भी अननेसेसरी डाटा रहेगा वो तो क्लाउड में स्टोर होगा या फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ, आप इसमें एक ऐसा भी फीचर दे सकते हैं कि क्लीन अप फीचर, जहाँ पे आपका जो भी कैचेस रहेगा वो ऑटोमेटिक एक बटन प्रेस से क्लीन हो जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूल बस ट्रैकिंग सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्कूल, आप नॉर्मल बस ट्रैकिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको उस बस का व्हीकल का जो लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस नंबर, तो आप एक यूनिक नंबर या फिर नेम दे सकते हो जिसको सर्च करने पर उस बस को वो ट्रैक किया जा सके यूजिंग जीपीएस। हाँ, लेकिन उस बस में जीपीएस लगा रहना चाहिए। आप कोई भी बस को ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते, उस बस में जीपीएस सिस्टम अवेलेबल रहना चाहिए। आपका जो भी वो जीपीएस रिलेटेड डाटा रहेगा वो हर 5 मिनट्स में आपके जो क्लाउड डाटाबेस है उसमें स्टोर होना चाहिए। जैसे वो एप्लीकेशन ऑन करेगा तो उसी से हमें पता लगना चाहिए कि ये एप्लीकेशन अभी ऑन हो चुका है। फ़ोन, समझिए उसने फ़ोन में एप्लीकेशन ओपन किया है तो वो एप्लीकेशन ऑन हो चुका है, जीपीएस ऑन हो गया है और हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। हाँ, अभी जब आप सर्च करते हैं तो उसमें वो नोटिफाई भी करना चाहिए कि जो ड्राइवर साइड ने जीपीएस ऑफ रखा है कि ऑन रखा है, तभी वो आपको बताएगा रूट। आप जो भी एडमिन रहेगा वो बस ड्राइवर के बस डिटेल्स अपडेट कर सकता है और वो देख सकता है। तो यहाँ पे भी आपको 2 एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एक एडमिन साइड और क्लाइंट साइड। आप अगर प्रोजेक्ट्स के टॉपिक सुन के बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी, ये पीपीटी भी अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से एक बार देख लेना वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेटर एप्लीकेशन। अब इस ट्रांसलेटर एप्लीकेशन क्या है? आपको गूगल ट्रांसलेट तो पता ही होगा, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं एक लैंग्वेज से एक, फॉर एग्जांपल हिंदी टू मराठी टू कन्नड़ा या फिर तेलुगु, इंग्लिश, ऐसा हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आप भी एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते, बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग को यूज़ करके आप एप्लीकेशन को स्मार्टर बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप थ्रू वॉइस
या फिर टेस्ट के थ्रू अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हेलो हाउ आर यू, और आप एक स्पेस छोड़ के आप बोलेंगे कि ट्रांसलेट टू मराठी, अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो मराठी में ट्रांसलेट हो जाएगा और आपको टेक्स्ट दिखेगा प्लस एक वॉइस ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा। तो आप इसके लिए गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। हर ट्रांसलेशन का हिस्ट्री स्टोर होगा, डाटा अवेलेबल रहेगा। इसको आप टूरिज़्म में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन यूज़ हो सकता है। देखिए, आपको टीचर्स एक्सटर्नल्स को कन्विंस करना है कि आपका एप्लीकेशन में नया क्या है, ताकि वो उस हिसाब से आपको मार्क्स दें। अगर आप ट्राई करोगे तो सब पॉसिबल है, बस आपको ट्राई करना है और टाइम देना पड़ेगा। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन, अब ये जियो फेंसिंग एप्लीकेशन में क्या है, जैसे हमने बस ट्रैकिंग बोला वैसे जियो फेंसिंग में क्या, जैसे आपने बस ट्रैकिंग का एक एप्लीकेशन देखा वैसे जियो फेंसिंग एप्लीकेशन है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन का लोकेशन इस बाउंड्री के या फिर इस फेंस के अंदर ही है। अगर बाहर जाता है तो वो नोटिफाई करेगा या फिर वो एक अलार्म रिंग करेगा। अगर वो पर्टिकुलर एरिया एंटर करता है या फिर वो भाग रहा है वहाँ से या फिर वो बाउंड्री क्रॉस किया है तो वो एक अलार्म सिग्नल देगा। इसको आप लोग अपने चाइल्ड सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में ये अगर एप्लीकेशन रहेगा तो दूसरे फ़ोन से आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये मोबाइल बाउंड्री क्रॉस किया कि नहीं। रॉबरी केसेस में फिर आपको इस एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लेना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स। सिर्फ पेरेंट्स का एक्सेस रहेगा। अगर ये एप्लीकेशन चिल्ड्रंस के पास है तो इसके लिए सिर्फ पेरेंट्स का ही एक्सेस रहना चाहिए। और मेन जीपीएस, स्मार्टफोन के जीपीएस ऑन रहना चाहिए। थैंक यू। सो वी एंड हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 पार्ट्स कवर करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ टेलीग्राम में हम लोग का जो ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं डाउट्स को। और हाँ, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ अपने क्वेरीज पोस्ट करिए कमेंट में या फिर टेलीग्राम में। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हम लोग के इंस्टाग्राम में हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस, ये जो सीरीज़ रहेगा इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स एंड प्रोजेक्ट्स डेमो, जो भी जिसने भी कुछ स्टूडेंट्स ने अगर प्रोजेक्ट्स बनाया है तो उसके भी हम लोग इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।